हेलो दोस्तों, वेलकम टू एशियन ड्रामा एक्सप्लेन। आ गई हूँ एक और नया ड्रामा लेकर। हमारे हैंडसम हीरो हावनान। आप लोगों को भी ड्रामा देखने में बहुत मजा आने वाला है क्योंकि ड्रामा काफी ज्यादा रोमांटिक है, बहुत ज्यादा मजेदार। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। अगर आप लोग इसी तरह के ड्रामा देखना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सपोर्ट जरूर देखना। देखिए, ओपनिंग में एक वेडिंग मेनू में दिखाया जाता है जहाँ पर थी इस ड्रामे की फीमेल लीड यूसी आज सें के साथ शादी कर रही होती है और वो दोनों बहुत लंबे समय से एक दूसरे को जानते थे। तो एक तरह से अरेंज प्लस लव। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एंट्री लेता है इस ड्रामे का मेल लीड जिसका नाम जियान था। जियान ऊपर की तरफ से पास हो रहा होता है और तभी उसका आदमी उसे बोलता है, बॉस हमारे होटल में टैंग फैमिली और यू फैमिली के बच्चों की शादी हो रही है और इस शादी को चाइना का वन ऑफ द एंटिसिपेटेड मैरिज कहा जाता है क्योंकि दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे। लव कम अरेंज मैरिज है लेकिन ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। ये सुनने के बाद हमें दिखाया जाता है जियान जो उन लोगों को देख रहा होता है। अब दिखाया जाता है योशी जो काफी ज्यादा प्रिटी लग रही थी, अपने पेरेंट्स के पास आती है जहाँ पर बोलती है यहाँ पर तो मेरी मॉम को होना चाहिए और मैं ब्लेसिंग अपने पेरेंट्स का लूंगी। और का नहीं बोलकर वो अपनी आंटी की तरफ देखती है जो उसके पापा की दूसरी बीबी थी। तभी पापा बोलते हैं, यूसी तमाशा क्यों क्रिएट कर रही हो, तुम्हारी मॉम को मरे हुए बहुत साल हो चुके। तो ऑब्वियस सी बात है दूसरी वाइफ यानी कि तुम्हारी आंटी ही मदर वाली ड्यूटी पूरी करेंगी ना, तो मदर से ब्लेसिंग लेने में कैसी सर हमारी आंटी है। तभी वो बोलते हैं किसने बोला मेरी मॉम यहाँ पर नहीं है। और उसके बाद वहाँ पर बहुत बड़ा फ्रेम उसकी मॉम का फोटो का बनाया गया था उसको यूसी मंगवाती है और उसके बाद वो अपने घर को बोलती है, पापा अब मेरी मॉम आ चुकी है, आपने अपनी लाइफ में मेरी मॉम की जगह किसी और को दी हो लेकिन मैं नहीं दे सकती और स्पेशली मेरे इतनी इम्पोर्टेंट डे पे तो बिल्कुल भी नहीं। तो क्या आप अपनी वाइफ को बोल सकते हो कि यहाँ से जाए। आंटी प्लीज तमाशा में क्रिएट करना नहीं। ये सुनने के बाद की आंटी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, इंसल्टेड फील करती है और यहाँ पर जो पापा थे वो भी सीन क्रिएट करवाना नहीं चाहते थे, अपनी बीवी का पोपट बनते हुए देखना नहीं चाहते थे, इसलिए उसे रिक्वेस्ट करते कि यहाँ से बाहर जाए। और तभी यूसी जो थी वो अपनी मॉम का फोटो फ्रेम रखकर अपने पेरेंट्स वाली ब्लेसिंग के लिए तैयार होती है। और ये जो तमाशा चल रहा था जियान ऊपर से देख रहा होता है, उसे ब्राइड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। अब मैरिज खत्म होने के बाद यूसी सिंह को थैंक यू बोलते हैं उसकी मदद करने के लिए। बाद में पता चला कि इन दोनों की शादी एक्चुअल में फैमिली मैरिज थी और प्लस क्योंकि यूसी और शेंग एक दूसरे को बचपन से जानते थे तो शेंग ने उसकी मदद की थी क्योंकि यूसी को किसी भी कीमत पे बिजनेस को हैंडल करने के लिए शादी तो करनी थी। वो बोलता है इन फ्यूचर तुम्हें अपना सच्चा प्यार मिला तो उस टाइम पे तुम फ्री हो, आराम से तुम जा सकती हो। ये सुनने के बाद यूसी भी बोलते कि तुम्हारे लिए भी सेम कंडीशन लागू होता है। तभी हमें दिखाया जाता है को किसी का कॉल आता है, वो परेशान होता है और वो बोलता है ठीक है मैं आ रहा हूँ हॉस्पिटल पे। और तभी हमें दिखाया जाता है वो यूसी को बोलता है कि आई एम सो सॉरी, वेडिंग नाइट पे मुझे ऐसे अपने पार्टनर को छोड़ना तो नहीं चाहिए लेकिन जरूरी काम है। ऐसे यूसी मैंने ऊपर कुछ अरेंज किया हुआ है और ऊपर वाला माला भी पूरा मैंने बुक करवाया है, तो आई होप तुम्हें वहाँ पर अच्छा लगेगा, तुम पूरा वहाँ पर टहल सकती हो, अच्छा माहौल है वहाँ का बोलकर चला जाता है। जियान ऊपर वाले माले पर ही था और वहाँ पर अचानक से कोई लड़की एंट्री लेती है और उसके बाद वो सीधा जियान के ऊपर चढ़ जाती है। आई मीन टू से जियान के बहुत ज्यादा नजदीक जाती है। उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक किया हुआ था और वो उसे देखती है और वो बोलती है, हाय हैंडसम, तो काफी अच्छी दिखती हो, अपना नाम क्या है। और तभी वो बोलता है तुम तो दुल्हन हो ना आज की वेडिंग की, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारा दूल्हा कहाँ पर है, आई थिंक तुम गलत कमरे में हो, गलत फ्लैट पे हो। ये सुनने के बाद यूसी बोलती है छोड़ो वो बात, आज के लिए एटलीस्ट फॉर दिस नाइट तुम मेरे ग्रूम हो तो तुम्हें ग्रूम वाले सारी ड्यूटी पूरी करनी है ना, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद वो बोलती कि क्यों ना आज रात तुम मुझे साथ दो। और उसके बाद उसको टच करने लगती है। उसके बाद जियान बोलता है आई होप तुम जो बोली हो वो भूलोगी नहीं, आज रात के लिए मैं जो हूँ। और उसके बाद वो उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। उसके बाद वाला सीन जहाँ पर यूसी अपना मेकअप ठीक कर रही होती है और तभी उसे पीछे से हक करता है। वो बोलता है कि कल तो तुम्हारा मैरिज, तो वेडिंग नाइट तुम्हारे ग्रूम के साथ होना चाहिए था, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और तभी वो बोलती है कि ये सब कुछ तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, डोंट वरी, तुम्हें मैं परेशान नहीं करूंगी। वो उसे बोलता है वो तो तुम्हारा फर्स्ट टाइम था ना। और तभी वो उसे देखती है और बोलती है हाँ मेरा फर्स्ट टाइम था लेकिन टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी जिम्मेदारी नहीं थोपने वाली और मैं बहुत ज्यादा फ्री माइंडेड की लड़की हूँ। और ऐसे
तुम्हारा स्किल मुझे काफी पसंद आया, लेकिन मैं ऑलरेडी कमिटेड हूँ, सो बाय बोल के उसके चेक्स पे किस करके वहाँ से चली जाती है। इस तरह से अपनी पार्टनर के छोड़ कर डिच होने के बाद जियान किसी को कॉल करके बोलता है कि जो लड़की अभी मेरे कमरे में थी उसके बारे में पता करो, मुझे जानना है उसके बारे में सब कुछ। और अगले सीन में दिखाया जाता है उसे सॉरी बोलता है, कल रात उन दोनों का वेडिंग नाइट था और वो अवेलेबल हुआ नहीं, एटलीस्ट मतलब फिजिकली नहीं लेकिन फिर भी वहाँ पर वो हो सकता था। उसे बोलते है कोई बात नहीं, उसे बोलता है कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया। उसके बोलता है मेरे पापा तुमसे मिलना चाहते हैं और इसीलिए मुझे लगता है आज हमें एजेंट कपल घर पे एक बार जाना चाहिए। वो बोलता है तो तुम कब जा रहे हो मेरे साथ? तभी वो बोलते है कि तुम्हारे पापा के साथ मैं मिल लूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे अपने घर वालों के देखना पड़ेगा, क्योंकि शादी में जो तमाशा हुआ है उसका तो ये लोग बदला जरूर लेंगे। और तभी वो उसके नेक पे दिखता है। वो बोलता है क्या हुआ यूसी नेक पे? वो बोलती है कुछ नहीं, जरूरी नहीं, मैं चेंज करके आती हूँ। हमें दिखाया जाता है वो चली जाती है अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए। शादी में जो हुआ था उस बात की वजह से डैड तो इससे बहुत ज्यादा नाराज थे। और तभी यूसी बोलती है कि आपको अच्छी तरह से पता था मैं उस पे कभी भी आंटी को बेटे नहीं देना चाहती थी, आपकी गलती है, आपने मुझे कैजुअली लिया। यह सुनने के बाद डैड को आंटी बोलती है ये कभी मुझे माँ मानती नहीं है और तो उसने जो किया उसकी वजह से तुम्हारा भी डिसरिस्पेक्ट हुआ है, ऐसा वो बोल रही होती है। तभी वो बोलती है डैड आपने कभी पापा वाली जिम्मेदारी तो निभाई नहीं, तो आप मेरी शादी में इस तरह से मेरी मर्जी के बगैर किसी और को नहीं बैठा सकते। और तभी हमें दिखाया जाता है डैड बोलते कुछ भी कर सकता हूँ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो बोलते है कि मैं यहाँ पर अभी तुम्हें इसलिए बुलाया हूँ क्योंकि कंपनी के 10% शेयर मैं अपने बेटे को देना चाहता हूँ। उसका बेटा यानी कि उसके स्टेप मॉम का सन जिसका नेम होता है वो वहीं पर होता है। और तभी हमें देखा जाता है यूसी बोलती है नहीं डैड मैं एग्री नहीं करती। तभी वो बोलते है कि क्यों एग्री नहीं करो, कंपनी मैंने बनाया है और मैंने यहाँ तक पहुँचाया है। ये सुनने के बाद यूसी बोलते कि डैड आप भूल गए आपने कैसे बनाया था। उसके बाद वो अपनी बेटी को जोर का तमाचा लगाती है और हमें दिखाया जाता है तभी यूसी को गुस्सा आ रहा था। वो बोलती है डैड आप ऐसे कंपनी दे सकते हो, कंपनी पूरा दोगे तो भी उस टाइम पे आप ये कैसे बोल सकते हो कि उसके जितने भी इन्वेस्टर्स थे वो सब पुराने, मेरे दादाजी मेरे मॉम के टाइम के इन्वेस्टर है जो इसी ट्रस्ट के बेसिस पे भी हमारी कंपनी में इंटरेस्टेड है। अगर आप इस तरह से मनचाहा किसी को भी शेयर्स प्रोवाइड करने लगेंगे तो आपको नहीं लगता कि पब्लिक आउटरीच होगा और आपका नाम खराब होगा, आपको एजेंट सीईओ से हटाया जाए ट्राई किया जाएगा। आई थिंक आपको सोचना पड़ेगा। ये सुनने के बाद उसके डैड थोड़े शेयर थे क्योंकि बात तो बेटी सही कह रही थी। रियान के पास उसका बंदा आके यूसी के इन्फॉर्मेशन देने लगता है और इस टाइम पे वो सोचता है कि ऐसी दुल्हन जिसकी शादी मेरी खुद के होटल में हुई थी और उसका दूल्हा उसके वेडिंग नाइट पे प्रेजेंट नहीं था और उसने होटल के ओनर के साथ रात गुजारी और निकल ली, ये कैसी शादी सोच रहा होता है। अगर हमें दिखा जाता है अगले सीन जहाँ पर फेंग आता है और यूसी को बोलता है तुम कुछ भी करो लेकिन तुम्हारा कंपनी में इतना कंट्रोल है नहीं, तुम बस 10% शेयर्स की मालिक। डैड मुझे एक ना एक दिन तो कंपनी थमा ही देंगे, उसके बाद मैं उस 10% से भी तुम्हें बाहर कर दूंगा। ये सुनने के बाद यूसी बोलती है कि ठीक है तो तुम ट्राई कर सकते हो। और इस टाइम वो बोलती है कि लेकिन मैं कभी ऐसा होने नहीं दूंगी क्योंकि यू कॉर्पोरेशन बहुत ज्यादा मेहनत से यहाँ पहुंचा है, तुम जैसे लूजर्स के लिए वो नहीं बना है। और तभी वो बोलता है तुम जैसे साइको के लिए भी नहीं बना। तभी हमें दिखाया जाता है यूसी सीधा चाकू उसके आंखों के नजदीक ले जाती है और वो बोलती है मैं तो बस तुम्हें एप्पल छीलने के लिए दे रही थी, चाकू क्या हुआ भाई डर गए। बहुत ज्यादा परेशान थी और वो रो रही होती है, डॉक्टर की बातें याद कर रही थी। उसको स्ट्रेस डिसऑर्डर था, उसको कभी भी ज्यादा रिएक्ट नहीं करना था क्योंकि उसके अंदर के इमोशन उसको कमजोर करेंगे और उसको कोई और सेकेंडरी प्रॉब्लम भी हो सकता था। और तभी यूसी मनी मन में सोचती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे यू ग्रुप वापस चाहिए क्योंकि मुझे यू कॉर्पोरेशन वापस चाहिए। दिखाया जाता है वो बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं, टेंशन में थी क्योंकि अभी उसे बहुत ज्यादा अकेला महसूस हो रहा होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है वो याद करती है जो जियान ने उसे बोला था कल रात को कभी जरूरत पड़ेगी तो यू कैन कॉल मी। तभी वो उसे नाम पूछती है, उसने अपना नाम बोला था और उस टाइम पे उसने ये बोला था कि आपका भले ही वन नाइट स्टैंड हो लेकिन आपको जब भी जरूरत पड़ेगी आई बी अवेलेबल। तभी वो सोचती है कि क्या है सच्ची में आएगा और उसे कॉल लगाती है, अनअवेलेबल दिखा रहा था। वो सोचती है कि तू भी पागल है यूसी, वन नाइट स्टैंड पार्टनर ऐसे एक कॉल पे थोड़ी आएगा, वो इतना भी तुझे क्यों इम्पोर्टेंट देगा, वो तो बाकी क्लाइंट्स के साथ बिजी हो। लेकिन यूसी थोड़ी देर बाद देखती है कि एक गाड़ी आती है और गाड़ी से बाहर निकलता है और वो बोलता है यूसी
आपने मुझे वो बोलता है मिस आपने मुझे याद किया शायद इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया। मैंने प्रॉमिस किया था ना जब भी आपको जरूरत पड़ेगी मैं आ जाऊंगी। वो बोलती है एक बात बताओ मैं बहुत ज्यादा सैड हूँ मैं क्या करूँ तुम्हारे साथ मुझे खुश करने के लिए तुम क्या करो। वो बोलता है अगर आप बहुत ज्यादा सैड हो अगर मेरा काम है आपको खुश करना तो आप मेरे साथ कुछ भी कर सकती हो। मैं आपको कभी भी मना नहीं करूँगा। अगर एक बार से आपका मन नहीं भरेगा तो आप दोबारा ट्राई कर सकते हो लेकिन मैं मेक श्योर करूंगा कि आपको खुश करने के बाद ही मैं यहाँ से जाने दूँ। ये सुनने के बाद वो बोलती है कि गुड आइडिया चलो ट्राई करते हैं। उसके बाद वो उसे बड़े पैशनेटली किस करने लगती है और उसके साथ बेडरूम में जाती है और एक और नाइट स्पेंड कर लेती है। ये सब काम होने के बाद उसे काट देती है और वो बोलते कि क्या तुम तब आ सकते हो जब मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें 10 मिलियन दूंगी पर मंथ। उसे बोलता है कि क्या मैं ये चीज मना करूँ ऐसा ऑप्शन है और तभी वो बोलती है अगर तुम मना करोगे तो मुझे किसी और को ढूंढना पड़ेगा। उसके पास आके बोलता है अगर आप इतने प्यार से बोल रहे तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। ये कॉर्पोरेशन में मीटिंग हो रहा होता है क्योंकि वहाँ पर एजेंट सीईओ पापा अपने 10% शेयर्स अपने काबिल बेटे को देना चाहते थे और वो अनाउंस भी करते हैं। वहाँ पर शेयर होल्डर बोलते हैं कि हमें आपके डिसीजन पे पूरा भरोसा है लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसे अभी न्यू कमर को इस तरह से 10% शेयर देना क्योंकि कंपनी बहुत ज्यादा मेहनत से आगे बढ़ी है। और तभी वो बोलते हैं कि मेरा बेटा काबिल है। उस टाइम पे वो बोलता है हाँ अंकल मैं कर सकता हूँ और अभी रिसेंटली ही ग्रुप के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है 10 बिलियन वाला वो भी करने की प्रोसेस पे हूँ और आई एम श्योर मैं ही वो कॉन्ट्रैक्ट लेके आ पाऊंगा। तभी और तभी सब लोग तो ओके थे ही। तभी वहाँ पे यूसी आती है और बोलते है कि पर मैं एग्री नहीं कर क्योंकि इस कंपनी का 10% शेयर मेरे नाम। आप लोग बोल रहे हो मेरा ये ग्रुप 10 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट लेके आएगा तो उस टाइम पे उसको 10% शेयर दिया जाएगा लेकिन वो तो मैं भी कर सकती हूँ। तब डैड बोलते कि यूशी तमाशा क्रिएट मत करो ये बोर्ड मीटिंग। वो बोलते कि क्यों डैड जो चांस अपने बेटे को दे रहे हो मुझे क्यों नहीं दे सकते। मुझे पता है मेरा काबिल भाई मेरे साथ कंप्लेन करने में बहुत ज्यादा खुश होगा। ऐसे भी कंपनी को तो फायदा ही होना है। तो अगर ही ग्रुप से 10 बिलियन वाला कॉन्ट्रैक्ट मैं लेके आऊँ तो उस टाइम 10% शेयर मेरे नाम पे आएगा। जो लेके आएगा मतलब मेरा भाई भी कर सकता है और मैं भी कर सकती हूँ तो मुझे भी इक्वल चांस मिलना चाहिए। और तभी फिंग गुस्से में उठता है और वो बोलता है कि तुम मुझसे मेरा हक नहीं छीन सकते। वो बोलती कि हक छीनने वाली बात ही नहीं ये साबित करो कि तुम कितने काबिल। तुम हार गए तो उस टाइम 10% शेयर जो तुम्हारे नाम पर ऑलरेडी है वो मेरे नाम पे आएगा। तैयार हो ऐसा बोलती